जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। और अब जो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग को जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। आज का जो है सो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। चलिए, जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं उनको कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे आप जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो है सो टेलीग्राम में। और बाकी आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना है ताकि मैं जो लगातार वीडियो लाऊं आप लोग मिस ना करो। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन, जिसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आइए, चीज़ों को बारीकी से समझिएगा, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में आपको जो है सो पढ़े होंगे आप, तो आप लोग को याद होगा। चलिए, वैसे मैं बता रहा हूँ कि गोपियों के अनुसार 1 मिनट, थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपने प्रजा की रक्षा करना, सबके साथ न्याय करना और प्रजा के सुख दुख में सहभागी बनना होना चाहिए। राजा को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप लोग याद कर लें, ठीक है। तो ये था गोपियों के अनुसार जो है सो राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रजा का कल्याण करना चाहिए, प्रजा के कल्याण के हित में राजा को जो है सो काम करना चाहिए। राजा का धर्म यही होता है, ठीक है। चलिए, राजा का धर्म यही होता भी है और गोपियाँ भी यही चाहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्या है? 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? लिखा हुआ है, कवि बादल से कहता है कि वह केवल हल्की फुहार ना बरसाए, बल्कि गरज बल्कि गरजे, ताकि लोगों के अंदर जो डर या जड़ता है वह टूटे और उसमें चेतना जागृत हो। गरजना यहाँ जागरण और उत्साह का प्रतीक है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो माँ का मतलब यह है कि समाज में लड़कियों को अक्सर कमज़ोर समझा जाता है, ठीक है। और इसलिए बेटी को आंतरिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना चाहिए। उसे अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए। इसलिए माँ ने ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सवाल है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? तो चश्मे वाले व्यक्ति में नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास के गुण हैं। वह लोगों को दिशा देता है और मार्गदर्शन कराता है, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहकर सम्मानित करते हैं। इसलिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये भी सवाल आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में दोस्तों चश्मा वाला जो है ना दोस्तों, एक्चुअली में वो सेनानी नहीं था, वो चश्मा बेचने वाला था। और वो जो है सो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है सो नेताजी को जो बोलते हैं, हमेशा उन्हें चश्मा पहनाया करता था। वो उससे वो झलकता है कि उसके अंदर जो है सो अनुशासन है, वो है सो देश के लिए जो है सो समर्पण है ना। उसका जो है सो आत्मविश्वास एक अलग ही तरीके का जो है सो झलकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सवाल है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं दोस्तों जितने भी सवाल बता रहा हूँ सब्जेक्टिव में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को छाट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए, फादर की उपस्थिति में सुकून, शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। जैसे देवदार के पेड़ की छाया में ठंडक और आराम मिलता है, वैसे ही फादर की उपस्थिति से मन को भी विश्व शांति मिलती है। इसलिए फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया के रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग जो है सो एक बार में समझने का प्रयास करें और एग्जाम में इसको लिख लीजिएगा। सवाल आएगा, एकदम आएगा तो उसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद
किया जाता है। दोस्तों डुमरांव को शहनाई की दुनिया में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहीं से भारत के महान शहनाई वादक है ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध था। उन्होंने शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव दोस्तों एक गाँव है, उसको बहुत ही लोग याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है सो यहीं से संबंध रखते हैं और उन्होंने शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को जो है सो याद किया जाता है। ठीक है, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कर लें। देखिए आप जो भी सवाल पढ़िएगा आपको इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, इसको आप लोग याद करके जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक बात मैं और बोलूँगा आप लोगों को कि इससे पहले मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताया है उसको भी देख लेना ज़रूर क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल उसमें भी है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर छिछकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर छिछकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसके मन में साथियों के प्रति प्रेम और अपमान जाग जाता है ना? दुख की भावना मित्रता मेलजोल के भाव में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लें, समझ लें और चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला मिलनसार, हंसमुख और लोगों से मिलने जुलने यानी घुलने मिलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, वह हर आने आने वाले का हाल पूछता और मोहल्ले की छोटी बड़ी खबरों से परिचित रहता। उसका दुकान लोगों के मिलने जुलने का केंद्र बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि लेखिका के पिता ने रसोई घर को जो है सो भटियार खाना क्यों कहा है? तो लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा क्योंकि वहाँ हर समय तरह तरह के व्यंजन बनते रहते हैं और महक फैलती रहती थी जैसे किसी सराय और खाना वाले स्थान पर होती है। यह शब्द हास्य और स्नेहपूर्ण रूप से कहा गया है, यानी कि केवल मजाक में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि फादर बुल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है ना? किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो फादर बुल के भारत आकार संस्कृति और हिंदी और राम कथा का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाया और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जीवन भर योगदान दिया, इसलिए वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग माने गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है सो समझ लें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं दोस्तों कि कविता का शीर्षक जो है सो उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता में कवि ने निराशा और कठिन परिस्थितियों में भी उत्साह बनाए रखने का संदेश दिया है। जीवन में संघर्ष और उम्मीद को लेकर आगे बढ़ने की भावना ही इस कविता का मूल है, इसलिए शीर्षक उत्साह उचित है। ठीक है, तो वो शीर्षक जो उत्साह जो पढ़ा इस कहानी का कविता का इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो कठिन परिस्थितियों में कवि ने जो अपना संघर्ष किया है, जीवन में झेला है, उसको उन्होंने उत्साह के साथ किया है। उन्होंने मतलब दुःख रख कर के भी खुशी का अनुभव लिया है, अनुभव किया है, इसलिए उन्होंने इस कविता को शीर्षक में जो है सो उत्साह नाम रखा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि कवि के अनुसार वैसे फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल केवल खेत की उपज नहीं, बल्कि मेहनत, श्रम और आशा का परिणाम है। ठीक है? यह मनुष्य के परिश्रम और धरती की कृपा का सुंदर संगम है। मतलब फसल को उन्होंने क्या बताया है? उन्हें फसल को बताया मेहनत, श्रम और आशा का परिणाम बताया है। ठीक है? और चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, जल्दी-जल्दी देर ना करते हुए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा है, स्मृतिकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत करना चाहता है? तो कवि ऐसे व्यक्तियों को और संकेत करता है जो समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। वे दिखावटी जीवन जीते हैं और सच्चे मानवीय मूल्यों को भूल चुके हैं। ठीक है, स्मृतिकार के माध्यम से कवि जो है सो बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है सो आज के डेट में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों के है ना लिए संवेदनहीन हो गए हैं। दूसरों का वो दुख दर्द नहीं समझते हैं, वे दिखावटी दुनिया में जीते हैं, सच्चे मानवीय मूल्यों को वो भूल चुके हैं। तो स्मृतिकार में यही कवि के द्वारा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? तो अखबारों ने इस घटना को सनसनीखेज और हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। इन्होंने इसे समाचार से अधिक मनोरंजन का विषय बना दिया, जिससे घटना की गंभीरता कम हो गई।
तो जिंदा नाक लगाने की जो खबर थी दोस्तों, उसको है सो लोगों ने क्या किया, जो है सो मनोरंजन का जो है सो विषय बना दिया। इसलिए जो है सो इसमें बताया गया है कि वो उन्होंने इसे गंभीरता कम हो गई इसके बारे में लोगों को, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना भी मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो का जो है सो दोस्तों लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिए जा करके। और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के वाले नए वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू। और जो बच्चे हमसे नए आज चैनल पे आए हैं उनको कहेंगे कि हमसे आप जुड़ जाए। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाए। टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाएँ। और आपको क्योंकि लगातार जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को टाइमली मिल जाए, है ना। इसलिए मेरे से आप लोग जुड़ के रहें। बाकी लगातार आप लोग से फिर वीडियोज़ के द्वारा वीडियो के माध्यम से आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार।